नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन या फिर उसकी आलोचनाएं क्या है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें ऑस्टिन ने कहा कि प्रत्येक समाज में कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है जो कि निश्चित होता है और श्रेष्ठ होता है, और उसकी सत्ता के ऊपर और कोई सत्ता नहीं होती है। वो सभी व्यक्तियों से उच्च होता है और सभी व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार संप्रभु की जो है बहुसंख्यक जो समुदाय है उसके आज्ञा का पालन स्वभावतः करते हैं, और संप्रभु के आदेश कानून होते हैं। संप्रभु की जो शक्ति वो सर्वोच्च, असीमित और निरंकुश होती है। तो इस प्रकार उसने संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उसके सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, जिसमें कुछ विद्वानों ने कहा है कि उसका जो सिद्धांत है वो संप्रभुता का या संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति का, उसकी असीमित सत्ता का, अविभाज्यता का वर्णन करता है। लेकिन यह सिद्धांत, चूंकि वह वकील था तो उसने वैधानिक दृष्टिकोण से उसका प्रतिपादन किया, लेकिन इस सिद्धांत में व्यवहारिक रूप से कुछ विद्वानों ने, जिसमें हेनरी मैने ब्राइस है, उन्होंने इसका आलोचना की है और उसकी प्रमुख कमियां बताई है, जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है कि सबसे पहली जो आलोचना है कि समाज में ऑस्टिन के एक निश्चित संप्रभु या श्रेष्ठ को खोज पाना कठिन कार्य है। तो ऑस्टिन ने जिस संप्रभु का वर्णन किया है, जिस एक निश्चित संप्रभु की उसने जो खोज की है, जो प्रतिपादन किया है, उसको ढूंढ पाना समाज में मुश्किल होता है, क्योंकि इतिहास में भी अगर हम झांकें तो हम देखें कि इस प्रकार का कोई निश्चित संप्रभु नहीं था। क्योंकि जो मध्यकाल में हम देखें कि उस समय दो सत्ताएं हुआ करती थी, पैरेलल, एक राज्य की और दूसरी चर्च की, दोनों ही सर्वोच्च सत्ताएं थी। तो उनकी निश्चित सत्ता का हम आकलन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान समय में संघात्मक राज्यों में आलोचक कहते हैं कि एक निश्चित संप्रभु को हम नहीं ढूंढ सकते। दूसरी आलोचना के कानून संप्रभु के आदेश मात्र नहीं होते। जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑस्टिन ने कहा कि जो कानून है वो संप्रभु के आदेश मात्र होते हैं, लेकिन संप्रभु के आदेश ही कानूनों का एकमात्र स्रोत नहीं होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के धर्म, रीति रिवाज, प्रथाएं भी कानून के स्रोत होते हैं, जिसकी कि ऑस्टिन ने अवहेलना की है। तीसरी आलोचना कि जॉन ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया, और इस शक्ति को इतना महत्व दिया है कि संप्रभु के आदेशों का पालन करना जनता के लिए आवश्यक है, और जनता अगर पालन नहीं करती है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। तो ऑस्टिन ने एक शक्ति तत्व को जो महत्व दिया, उससे निरंकुशता को बढ़ावा मिला। चौथी आलोचना यह कि आधुनिक जो लोकतांत्रिक राज्य है उस पर भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उसने शक्ति का जो एक संप्रभु, एक सर्वोच्च शक्ति का एक असीमित और निरंकुश सत्ता का जो प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया है, वो वर्तमान समय के लोकतांत्रिक राज्यों में, जहाँ जनता की प्रभुत्व शक्ति महत्वपूर्ण होती है, उसमें यह कानूनी संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता पर हावी रहती है। पांचवी आलोचना कि आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता अविभाजित नहीं होती, क्योंकि वर्तमान समय में उन्होंने जो संघात्मक राज्य है उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि संघात्मक राज्यों में संप्रभुता जो है विभाजित रूप में रहती है, इसलिए संप्रभुता का जो अविभाजित रूप ऑस्टिन ने बताया है वह सही नहीं है। एक और आलोचना कि संप्रभुता असीमित नहीं होती है। जैसा कि ऑस्टिन ने बताया कि संप्रभु असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है, उसकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता जो है वो असीमित नहीं होती है, वो अनिरंकुश नहीं होती है, बल्कि उस पर विभिन्न रीति रिवाजों का, नैतिक नियमों का, नैतिक मर्यादाओं का, धर्म का, परंपराओं का प्रतिबंध होता है, जिसका उल्लंघन एक संप्रभु नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार एक और आलोचना जो आलोचक करते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की, कि अंतर्राष्ट्रीयता के या अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप यह सिद्धांत नहीं है। तो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता की अवधारणा का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें कि एक राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून और जनमत के द्वारा सीमित होती है।
एक राज्य, एक संप्रभु राज्य को भी अंतर्राष्ट्रीय जनमत को और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना पड़ता है ताकि विश्व में शांति बनी रहे। तो संप्रभु एक संप्रभु राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मनमानी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि ऑस्टिन के अनुसार कि उसने संप्रभुता के जिस कानूनी स्वरूप का प्रतिपादन किया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिससे कि संप्रभुता लौकिक स्वरूप में, कानूनी स्वरूप में हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने संप्रभुता के जिस कानूनी स्वरूप का प्रतिपादन किया वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो बहुलवादी दृष्टिकोण के द्वारा भी संप्रभुता की आलोचना हुई, क्योंकि बहुलवादियों ने कहा है कि संप्रभुता अपने एकाकी असीमित रूप में, अखंड रूप में नहीं होती है, बल्कि समाज में जितने समुदाय होते हैं संप्रभुता उनमें निहित होती है। तो संप्रभुता के अद्वैत धारणा के विरुद्ध बहुलवाद ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया, इसलिए उनके द्वारा संप्रभुता के एकलवादी स्वरूप की आलोचना की गई है। तो क्योंकि बहुलवादी समाज में एक सर्वोच्च सत्ता का जो दावा है उससे अस्वीकार करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैरोल्ड लस्की है, जिसने कि संप्रभुता के एकल स्वरूप का या अद्वैतवादी स्वरूप का विरोध किया और संप्रभुता के बहुलवादी स्वरूप का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार बच्चों हमने संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ा। अब आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आपके जो है अधिकार की अवधारणा क्या है, अधिकार क्या होते हैं, अधिकार का अर्थ, परिभाषा, अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत क्या है, इस तरह जो आपके सिलेबस में है अधिकार की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें अधिकार क्या होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए मनुष्य को कुछ शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है या कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, और यही अधिकार व्यक्ति के यही सुविधाएं व्यक्ति के अधिकार के रूप में होती है, क्योंकि बिना इसके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार व्यक्ति के सामाजिक जीवन की वह अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिसके बिना व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और न ही वो समाज का विकास हो सकता है। तो अधिकारों के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छानुसार कुछ काम कार्य करना चाहता है। व्यक्ति को कुछ सुविधाओं की ज़रूरत होती है ताकि व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके, स्वयं के हित में भी और समाज के हित में भी। तो इस प्रकार की यह जो सुविधाएं हैं ये सुविधाएं व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान की जाती है और वही सुविधाएं अधिकार बन जाती है। तो बच्चों हम अधिकार का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि अधिकार क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या अधिकारों के लक्षण हैं, तो उसका हम विवेचन करेंगे। तो प्रकृति के द्वारा हर मनुष्य को कुछ न कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाती है, लेकिन इन शक्तियों का व्यक्ति गलत इस्तेमाल न करे और इन शक्तियों का व्यक्ति अपने स्वयं के हित में उचित उपयोग कर सके, समाज के हित में उसका उचित प्रयोग कर सके। तो इसके लिए उसे कुछ बाहरी सुविधाओं की ज़रूरत होती है और ताकि व्यक्ति का और राज्य का सर्वोत्तम विकास हो सके। तो व्यक्ति को यह सुविधाएं समाज या राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये सुविधाएं जो राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान, ये जो बाहरी सुविधाएं व्यक्ति को राज्य के द्वारा दी जाती है, उसको प्रदान की जाती है, उसको हम अधिकार कहते हैं। तो अधिकार एक राज्य की पहचान है, क्योंकि एक राज्य अपने नागरिकों को किस प्रकार अधिकार प्रदान करता है, कितनी मात्रा में देता है अधिकार, उसी के आधार पर उस राज्य को हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकार जो है वो राज्य के द्वारा व्यक्ति को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है या कुछ सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें रहकर जिससे व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके। तो अधिकार व्यक्ति के लिए सुविधाएं हैं जो उसको समाज और राज्य प्रदान करता है। तो हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे बच्चों, कुछ विद्वानों की, जिससे हम अधिकारों के अर्थ को और अच्छी प्रकार
समझ सकते हैं। जैसा कि लॉस्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। बहुसंख्य की परिभाषा भी प्रसिद्ध है। बहुसंख्य के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो इस प्रकार अधिकारों की कुछ परिभाषाएं जो हमने पढ़ी अभी ये महत्वपूर्ण है और इसी आधार पे हम अधिकारों के कुछ विशेषताएं अधिकारों की हम पढ़ेंगे कि अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं या क्या लक्षण है, जो उसका मेन स्वरूप है अधिकारों का क्या है। जैसे अधिकार अपने सामाजिक स्वरूप में होते हैं, अधिकार लोक कल्याणकारी स्वरूप में होते हैं, अधिकारों का उपयोग लोक हित में ही किया जा सकता है, मतलब कि जो सुविधाएं राज्य द्वारा प्रदान की जाती है वो उन सुविधाओं का उपयोग केवल लोक हित में ही किया जा सकता है। अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। अधिकारों का एक ये महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह जो सुविधाएं या जो मांगे समाज स्वीकार करता है उसको राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। अधिकार अपने सार्वभौमिक रूप में होते हैं, यानी कि अधिकार समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से व्यापक रूप से प्राप्त होते हैं, बिना किसी जाति धर्म भाषा लिंग के भेदभाव के सभी व्यक्ति समान रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो अधिकार सर्वव्यापक रूप में समाज में विद्यमान होते हैं, लोक कल्याणकारी स्वरूप में होते हैं कि केवल व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे यह अधिकार नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने साथ साथ उन सुविधाओं का उन स्वतंत्रताओं का उपयोग जो राज्य द्वारा उसको दी जाती है उसका प्रयोग वह समाज के कल्याण के लिए भी करे। जैसे अगर व्यक्ति कहता है कि मद्यपान करना जुआ खेलना उसका अपना अधिकार है तो यह गलत है, क्योंकि इससे समाज के कल्याण में बाधा आती है। अधिकार अपने सामाजिक स्वरूप में भी होते हैं। सामाजिक स्वरूप मतलब व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग करेगा जिसको कि समाज मान्यता देता है। तो इस प्रकार अधिकारों का उपभोग व्यक्ति समाज में रहकर ही कर सकता है। समाज के बाहर व्यक्ति अधिकारों के उपयोग की सोच भी नहीं सकता। तो अधिकारों का जो स्वरूप है वह सामाजिक होता है। तो इस प्रकार अधिकार जो है वो समाज के सभी व्यक्तियों के उच्चतम विकास के लिए वह परिस्थितियाँ होती है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है, राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है।